अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं समीना राना। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम अपने आज के मौज़ूआत के हवाले से बात कर लेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे, कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने अभी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस पर हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की जानिब से जो मामला चल रहा है अफ़गान मुशीर की नवाज शरीफ से मुलाकात और अफ़गान मुशीर की जानिब से जो नफरत अंगेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, इस पर क्या रिएक्शन है पाकिस्तान का और अफगान हुकूमत को क्या वाज़े किया है पाकिस्तान ने, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ जो एक स्पाईवेयर पेगासिस इंडिया की तरफ से यूज़ किया गया भारत की तरफ से, उस पर भी बात की है मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने। इस हवाले से ये कितना बड़ा स्कैंडल है और अब पाकिस्तान को क्या करना है, पाकिस्तान के पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं और अब इस मामले का क्या हल निकलना चाहिए, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और उसके बाद कल एक बड़ा दिन है, 25 जुलाई आज़ाद कश्मीर के लिए एक बड़ा दिन, इंतखाबी मार्का सजने वाला है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। आम इंतखाबात के लिए जो कैंपेन थी, इंतखाबी मुहिम थी, उसका वक्त तो गुज़श्ता रात 12 बजते ही ख़त्म हो गया था, लेकिन अब जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं। और क्या तैयारियां हैं और कौन कौन से हलकों में कितने बड़े मुकाबले मुतवक्के हैं, आवाम की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस सब पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ बात करेंगे कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल, पाकिस्तान में कोरोना की क्या सूरत हाल है, SOPs पर अमल दरामद करना है और कुछ नई पाबंदियां भी आयद की जा रही हैं। इसके अलावा दुनिया भर में सूरत हाल क्या है, डेल्टा वेरिएंट कितना ख़तरनाक साबित हो रहा है और साथ ही साथ कुछ बात करेंगे अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। वहाँ पर भी दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। जो हुकूमती फोर्सेस हैं उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। तालिबान की जानिब से जो इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं आलमी मीडिया को, उसमें वो कुछ मज़ीद दावे कर रहे हैं कि हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा है। इसके साथ साथ समीना, ओलंपिक्स का आगाज़ भी हो चुका है और खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन ओलंपिक्स पर भी कोरोना के साए मौजूद हैं। ये तमाम मौज़ूआत पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना मुआशरे की तामीर व तरक्की में हिस्सा न ले। औरतों को घर की चार दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर से न्यूज़ शो में। और अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो कि कुछ देर पहले की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और शहजाद अकबर की जानिब से वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की जानिब से कहा गया कि मोदी हो या फिर अमरुल्लाह साले, हर पाकिस्तान दुश्मन नवाज शरीफ का करीबी दोस्त है। और इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या नवाज शरीफ ने इस मुलाकात से पहले अपनी पार्टी और हुकूमत पाकिस्तान से इजाज़त ली। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अहमदुल्लाह मुहिब ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की है, जिस नफरत का उन्होंने इजहार किया है, उसको दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपना भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है और अफगान हुकूमत पर यह वाज़े भी कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगान कौमी सलामती मुशीर के दफ्तर से तमाम तरह के राबते ख़त्म कर दिए हैं और अफगान हुकूमत को यह वाज़े किया है कि जब तक ये मामला हल नहीं होते, इस नफरत अंगेज़ी को बंद नहीं किया जाता, इन बयानात का सिलसिला रोका नहीं जाता, तब तक अफगान कौमी सलामती मुशीर से कोई बात नहीं होगी। और उन्होंने ये भी कहा रिजवान अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान ने हमेशा हर मुश्किल में अफगानिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान ने हमेशा अमली तौर पर इक़दाम किए, काविशें की कि अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान मुस्तहकम हो, अफगानिस्तान तरक्की करे। और साथ ही साथ उन्होंने अफगान मुहाजिरीन का भी जिक्र किया कि कई बरसों तक पाकिस्तान ने ये बोझ बर्दाश्त किया, पाकिस्तान ये बोझ बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी हमने 50 लाख से ज़ायद मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त किया।
40 बरस से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है कि अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान में रोज़गार भी उनको मिलता है, पाकिस्तान में रहने की और बुनियादी हुकूक के हवाले से आलमी बरादरी की जानिब से पाकिस्तान की मदद की जाए या ना की जाए। पाकिस्तान ने अकेले ही अफ़गान भाइयों की मदद की और हमेशा से कोशिश ये की है कि अफ़गानिस्तान में अमन इस्तेहकाम हो, क्योंकि पाकिस्तान की मगरबी सरहद को भारत ने इस्तेमाल किया पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए। साथ साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने यह कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मुखालिफ मनफी बातें की हैं। हमेशा ये उनका तरीक़ाकार रहा है बातें करने का, और जो दुश्मन हैं उनसे भी उनके राब्ते वाज़े होते रहे, मोदी हों या फिर दीगर पाकिस्तान दुश्मन हों, नवाज शरीफ के करीबी दोस्त के तौर पर ही सामने आते हैं। इस पर कुछ मज़ीद बात भी करेंगे। नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शाहरुख शफी ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। शाहरुख, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आगाह कीजिएगा, मज़ीद कौन कौन से अहम नुकात थे? जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है मुशीर साहब दाखिला शहजाद अकबर मौजूद थे और वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने जो है अफगान मुशीर की जो नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है उसके हवाले से बात की। उसमें जो है वो चौधरी फवाद हुसैन ने बताया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से मफरूर हैं और लूटी गई दौलत से श्रीनगर के फ्लैट में मुकीम है। और जो खासतौर पे इसमें जो हैरत अंगेज बात है वो ये है कि इसमें अफगान अहदेदार जो हमदुल्ला मुहिब और अमरुल्लाह साले हैं वो उनने मुलाकात की है नवाज शरीफ से। और आपको बताता चलूं कि ये जो दोनों शख्सियात हैं इन्होंने मई में पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई गलीज ज़बान इस्तेमाल की और ये खासा हैरानकुन है कि ऐसे जो अशखास जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं उससे नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है। और इस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने ये नुक्ता भी उठाया कि अगर ये इस किस्म की मुलाकात हुई है तो क्या नवाज शरीफ ने सीसी में अपनी ही जमात से इजाज़त ली, और अब जब ये मुलाकात हो चुकी है तो इसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आवाम के सामने रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हादसा हैरानकुन है कि नवाज शरीफ बहरहाल पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों से इस किस्म की मुलाकात खासी हैरानकुन है। ठीक है शाहरुख, हमें ये भी बताइएगा कि मुशीर बरा एहतसाब शहजाद अकबर की जानिब से जो इसराइली स्पाईवेयर है पेगासस, इस बारे में भी उन्होंने तफसील से बताया कि किस तरह से ये काम करता है। उन क्या कहना था उनका कि अब पाकिस्तान के पास क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान क्या अब रिएक्शन देने की प्लानिंग कर रहा है इस मामले को लेकर के? जी, इसमें जो इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस है इस पर पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की जो जासूसी है वो उस पर की गई है और इसमें खासतौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान के टेलीफोन को टेप करने की कोशिश की गई है। और ये सॉफ्टवेयर इस किस्म का है कि काम करता है, कोई भी एक रैंडम मैसेज आपके फ़ोन तक आता है और आपने सिंपली उसको जब ओपन करते हैं तो फ़ोन जो है सॉफ्टवेयर के ज़ेर असर हो जाता है और जो फ़ोन में मौजूद कैमरा और फ़ोन में मौजूद माइक है वो आपको लाइव लोकेशन और लाइव जो है वो कैमरा फ्राहम करता है। तो ये खासा खतरनाक किस्म की सूरत हाल होती है और इंडिया ने ये इसराइली सॉफ्टवेयर खरीदा और मोदी ने न सिर्फ आलमी शख्सियात जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान शामिल हैं और 10 ममालिक और भी, बल्कि अपने मुल्क की जो भारत की अपोजिशन है उसके भी फोन टेप करने की कोशिश की और ये इंतहाई ओछे कंडे इस्तेमाल किए गए। और मुशीर दाखिला साहब अकबर शहजाद अकबर उनका ये भी कहना था कि ये डिस इन्फो लैब से बड़ा स्कैंडल है। इससे पहले आप जानते हैं कि डिस इन्फो लैब के जरिए भी भारत ने जो है वो गुमराहकुन खबरें फैलाई खासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से। और इस तमाम मामले को आप मुशीर साहब शहजाद अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहरुख शफी, नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तफसीली अपडेट कर रहे थे। और उनकी जानिब से कहा गया कि पेगासस पैनमा जो है पेगासस पैनमा से भी बड़ा स्कैंडल है और भारत ने ये जासूसी करके पाकिस्तान की सलामती पर हमला किया है। साइबर जासूसी के ज़ुमरे में आता है ये जुर्म और इस पर पाकिस्तान अब अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों में जाकर इस मामले पर आवाज़ बुलंद करे। अच्छा समीना, इससे पाकिस्तान पहले भी कई मरतबा इस हवाले से
से हाइब्रिड वॉरफेयर के हवाले से भारत जो इकदामात करता रहा है, इस पर पाकिस्तान आलमी बरादरी को आगाह भी करता रहा है, ताकि भारत जिस तरह से जो मज़मूम मकासद अपने हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ख़ास तौर पर ख़ित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो अपने मुल्क में जो तहरीकें उठ रही हैं, वहाँ पर जुल्म का बाजार गर्म किए हुए है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान ने इस हवाले से भी आलमी बरादरी को आगाह किया। फिर किसानों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, वहाँ पर जो काले कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं, फिर अक़लियतों के साथ जो जुल्म हो रहा है भारत में, उससे तवज्जो हटाने के लिए भारत ये तमाम तर इक़दामात कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात और ख़ित्ते के बाकी ममालिक के लिए भी भारतीय जो अज़ाइम है वो खुलकर सामने आ चुके हैं। भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान ने इस हवाले से डोजियर भी फराहम किया अक़वाम मुत्तहिदा को, तमाम आलमी प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए और पाकिस्तान हर वो सिफारती महाज पर अपने इक़दामात करने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। भारत जो इक़दामात कर रहा है पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन रहा है। ख़ासतौर पर जब बात की जाती है एटमी कुव्वत होने की, पाकिस्तान और भारत एटमी कुव्वत हैं और ख़ित्ते को अगर पाकिस्तान की सलामती पर हमला होगा, और जैसे पेगासस के ज़रिए कौमी सलामती पर हमला किया गया और पाकिस्तान ने इसको कौमी सलामती पर हमला ही तस्वर किया है, और समीना हम बिल्कुल बहुत बखूबी जानते हैं कि अगर साइबर क्राइम की सूरत में अगर देखा जाए तो अमेरिका और रूस के जो ताल्लुकात हैं वो किस कदर कशीदा रहे, इसी एक नुक्ते को लेकर कि साइबर अटैक किया गया था। बिल्कुल जी। और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की जानिब से ये वाज़ेह भी किया गया। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रहें, क्योंकि हमसायों को तब्दील नहीं किया जा सकता, उनके साथ ताल्लुकात की नौइयत को तब्दील किया जा सकता है। तो अगर हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो पूरा खित्ता तरक्की करेगा। तो इसी तनासुर में उन्होंने कहा कि हम तो भारत के साथ भी हमने कोशिश की, लेकिन शायद भारत चाहता नहीं है। हम अभी भी चाहते हैं कि ये मामलात जो हैं वो ज़्यादा मत बिगड़े, क्योंकि दोनों ममालिक एटमी ताकतें हैं और जब किसी भी मामले पर एटमी ममालिक आमने सामने आ जाए तो खित्ते के लिए बड़ा मसला बन सकता है। और जब आप रिजवान बात कर रहे थे कि भारत जो है वो जासूसी कर रहा है पाकिस्तान के लिए, एक पूरी एक लॉबिंग करने में मसरूफ रहता है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अपने दीगर हमसायों के लिए भी भारत एक मसले से कम नहीं है। तो दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि भारत में बहुत सारे मसाइल का सामना है, क्योंकि मोदी सरकार की, भारतीय हुकूमत की जो तवज्जो है वो शर अंगेजियाँ फैलाने पर और शर अंगेजियाँ करने पर मरकूज है। अपनी आवाम को तो कोरोना से मरने के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है। और अब जो एक नया स्कैंडल भारत के हवाले से खुलकर सामने आया वो ये कि कोरोना से जितनी हलाकतें हुई हैं वो तकरीबन 47 लाख के करीब हलाकतें हैं, जिनको भारतीय हुकूमत ने 4 लाख बताया। तो इस प्रोपोगेंडे के खिलाफ भी भारत में बड़ा इश्तियाल पाया जाता है। इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन भी प्रोग्राम में आगे चल के शामिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के हवाले से जो कि कल होने जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में 11वें इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। नाज़रीन, आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त तो गुज़श्ता रात ही ख़त्म हो गया था और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक अब उम्मीदवार पोलिंग से पहले जलसे जुलूस, रैलियाँ और कॉर्नर मीटिंग्स अब नहीं कर सकते और पोलिंग का जो वक्त है वो सुबह 8 बजे शुरू होगा और बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के लिए आपको बताते चलें कि मजमूई तौर पर 45 नशिस्तें हैं, जिन पर 32 लाख से ज़्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और आइंदा 5 बरस के लिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। इन इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस समेत 32 सियासी जमातें हैं, जिनके 700 के करीब उम्मीदवार इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। आसिम नज़ीर भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। आसिम नज़ीर भट्टी, बताइएगा इलेक्शन के हवाले से जो कवायद ज़वाबित तय किए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उन पर अमल दरामद के हवाले से आगाह कीजिएगा। अमल दरामद हो रहा है उन पर जो कवायद ज़वाबित और ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया था? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के ये जो इलाके जहाँ मौजूद हैं, ये पुंछ डिवीजन का ज़िला है, ज़िला सुदनूती, और उसके 2 हल्का इंतखाब हैं यहाँ पर जहाँ अब ये मौजूद हैं। ये एक पलंदरी सिटी का इलाका है जहाँ LA 23 पूंछ और LA 24 पूंछ, ये तराड़ खल बलोच का इलाका है। ये बेसिकली ये इलाके जो हैं ये दही इलाके हैं। यहाँ पर जो कल आप जिस तरह आपने बताया कि ज़ाब्ता अखलाक की मुकम्मल तौर पर इस पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कैंपेन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जारी जो चीज यहाँ पर है कवायद व ज़वाबित, उन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। यहाँ जो ये इलाके हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से जो मिलाने वाली 7 जगह हैं, ये उनमें से ये एक पॉइंट है। यहाँ शरह ख्वानदगी बहुत ज़्यादा है और लिटरेसी रेट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के जो ज़्यादातर जो जवान हैं वो पाक फौज में शमूलियत इख्तियार करते हैं। यहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे हैं और इस वजह से ही ये लोग
इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं और जो इलेक्शन कैंपेन हो या किसी भी किस्म की यहाँ पर इलेक्शन एक्टिविटी हो उसको बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से वो कर रहे हैं और किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही। इसके अलावा कुछ जो इलाके हैं LA 24 के, वहाँ पर कोई एक दो इलाके ऐसे हैं जहाँ को इलेक्शन कमीशन ने उनको हाईलाइट किया है कि इन इलाकों में जरा कड़ी निगरानी की जाएगी, क्योंकि वो इससे पहले भी वहाँ पर अमन अमान की थोड़ी सूरत हाल शायद किसी वक्त खराब हो सकती है। लेकिन LA 23 के जो इलाके हैं वहाँ पर जो सद्दोज़ई कबाइल हैं और जो पुराने कबाइल हैं, जो सियासी खानदान हैं, उन्हीं के लोग यहाँ पर ज़्यादातर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। LA 23 की हम बात करें, जो पलंदरी सिटी का इलाका है, यहाँ पर मजमूई तौर पर 18 उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार भी थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इंतजामात हैं, पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, उनमें तमाम अशिया को जो पोलिंग से रिलेटेड हैं, जो इंतखाबी मवाद है, जो सामान है, जो अमला है, वो पहुंच गया है। इंतजामात हर किस्म के मुकम्मल हो चुके हैं और सिक्योरिटी की बहुत यहाँ पर जो आइडियल सूरत हाल यहाँ पर बनाई गई है ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर लोगों के लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। ये इलाका पलंदरी का इलाका, ये बड़ा पढ़े लिखे लोगों का इलाका है और यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि पुरअमन तरीके से कश्मीर के दूसरे इलाकों की तरह यहाँ भी इंतखाबात बड़े पुरअमन तरीके से होंगे। बिल्कुल आसिम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुरअमन माहौल में वोटिंग होगी। ये बताइएगा कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कौन से ऐसे हलके हैं जहां पर बड़ा सख्त मुकाबला मुतवक्के है? कहा जाता है कि 33 कहा जा रहा है इन इलेक्शंस के बारे में कि 33 हलकों में 12 बड़े मुकाबले मुतवक्के हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पलंदरी सिटी का जो डिस्ट्रिक्ट पलंदरी है, जो पलंदरी का जो जिला है, यहाँ पर ये बेसिकली हेडक्वार्टर है, ये LA 23 का। ये जो हल्का है, यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर मोहम्मद नजीब नकी खान, जो इस वक्त सिटिंग मिनिस्टर भी थे, उनके दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं सरदार मोहम्मद हुसैन, और इसके अलावा एक आज़ाद उम्मीदवार है मौलाना सईद यूसुफ साहब। ये मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब के साहबजादे हैं जो बड़े मजहबी घराने से ताल्लुक रखते हैं। ये इन उम्मीदवारों के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। इसके अलावा जो LA 24 है, ये भी एक बड़ा इंतखाबी हल्का है। ये यहाँ से भी 20 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फहीम अख्तर जो हैं वो मुकाबला करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फारूक अहमद के साथ, जो इस वक्त सिटिंग मिनिस्टर हैं, वो अपनी सीट का दिफा करेंगे। और इसके अलावा जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें हैं वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन जो कांटेदार मुकाबला है वो इन दो जमातों के दरमियान होगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो LA 24 से जो उम्मीदवार हैं, जो फहीम अख्तर हैं और जो मुस्लिम लीग नून के फारूक अहमद हैं, और इसके अलावा जो दीगर भी जमातें हैं वो भी अपना जोर लगा रही हैं और अपने दावे कर रही हैं जीत के। लेकिन ये जो इलाका है, मैं आपको बताऊं इस इलाके के बारे में कि ये इलाका पढ़ा लिखा ज्यादा लिटरेसी रेट होने की वजह से ये एक बड़ा अहम इलाका समझा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम नज़ीर भट्टी, आप हमें आगाह कर रहे थे आज़ाद कश्मीर के 11वें इंतखाबात से कबल जो इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात, इंतखाबी अमला, इंतखाबी सामान अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुँच चुका है। वोटर्स के लिए भी इंतजामात किए गए हैं, साथ ही साथ कांटे का मुकाबला एक्सपेक्टेड है बहुत सारे हल्कों में। बिल्कुल जी, और वोटर्स के लिए भी खास इंतजामात किए गए हैं। जैसे हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि यहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और लोग बड़े पुरजोश भी हैं और बड़े पुरअमन माहौल में ये कल के इंतखाबात होंगे। पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे शुरू होगा, शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के वोटिंग होगी और उसके बाद काउंट होंगे और वोट, और जैसे ही पहला वोट कास्ट होगा और जो गहमा गहमी होगी कल सुबह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ लम्हा ब लम्हा इन इलेक्शंस के हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट्स देता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात। बिल्कुल, अफगानिस्तान के हवाले से हमने अपनी स्टोरी में बताया था आपको इंट्रो में कि अफगानिस्तान में दो किस्म के ऐसे दावे सामने आ रहे हैं। एक तरफ गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद तालिबान की जानिब से ये दावा सामने आया कि उन्हें 90% अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल हो गया है। ख़ास तौर पर जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर अफगान तालिबान की जानिब से ये दावा किया गया है। उनके तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास जो
सरहदी गुजरगाहें हैं वहाँ पर कंट्रोल हमारा है। दूसरी जानिब जो अफ़गान हुकूमती फोर्सेस हैं उन्होंने तालिबान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी गुजरगाहें हैं ख़ासतौर पर सरहदी इलाके, वहाँ पर कंट्रोल अफ़गान फोर्सेस के पास ही है। पेशकदमी जारी है तालिबान की, इस पर किसी किस्म की कोई दो राय मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से भी फोर्सेस को की हिमायत के लिए और उनकी तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए कल की ये खबर थी कि एयर स्ट्राइक की गई हैं अमेरिका की जानिब से, और अब तालिबान और अफ़गान फोर्सेस आमने सामने हैं, मुख्तलिफ शहरों के कंट्रोल के लिए लड़ाई जारी है। बिल्कुल जी, और ये भी कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक जो फतह है, बरतरी है, वो तालिबान ने हासिल कर ली है, लेकिन अफ़गान हुकूमत की जानिब से इसको डिनाई किया जा रहा है। लेकिन जो डिफरेंट न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनका यही रिपोर्ट करना है कि ज़्यादा जो कब्ज़ा है, ज़्यादा जगहों पर जो पेशकदमी है वो तालिबान की जानिब से ही सामने आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल अब ये भी है कि वहाँ पर जो तर्जुमान थे और जो फिर जासूस थे अफ़गानिस्तान में, उनके लिए, उनके इनखला के लिए, क्योंकि उनको भी खतरा है जान का, उनकी जानिब से ये पहले भी कहा गया था कि हमें ये खतरा है कि हम पर अब इंतकामी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, तो उनके इनखला के लिए भी अब इक़दाम हो रहे हैं। अमेरिका की जानिब से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के बायस हंगामी तौर पर वहाँ से हिजरत करने वालों की मदद के लिए $100 मिलियन के फंड्स की मंजूरी दे दी है। और तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से अपने बयान में ये कहा गया है कि ये रकम इमरजेंसी रेफ्यूजी एंड माइग्रेशन असिस्टेंट फंड से ली जाएगी, और इससे अफगानिस्तान से गैर मुतवक्के और फौरी तौर पर हिजरत करने वाले अफराद जो कि किसी भी तनाज़े का शिकार हैं या फिर वहाँ पर उनकी जान को खतरा है, उन्हें निकालने में ये रकम इस्तेमाल की जाएगी। अमरीकी सदर की जानिब से ये एक फ़ैसला सामने आया है जिसमें रकम मुख्तस की गई है अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, और अमरीका की जानिब से कुछ मज़ीद रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, कुछ मुसद्दिका रिपोर्ट्स हैं, कुछ गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स हैं। चूँकि सूरत हाल बहुत गैर यकीनी है अफ़गानिस्तान की, तो हर किस्म की रिपोर्ट्स मीडिया पर आ रही हैं। आलमी ख़बरसां भी जो एजेंसीज़ हैं वो भी रिपोर्ट करें। इसी पर बात करेंगे माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम रिजवान, आपको सलाम, समीना राना आपको सलाम, आपकी पूरी टीम को सलाम, देखने सुनने वालों सबको सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे के दावे मुस्तरद किए जा रहे हैं। क्या नजर आ रहा है हकीकत में ऑन ग्राउंड सिचुएशन किस तरफ जा रही है अफगानिस्तान की? ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो बड़ी तशवीशनाक है, और जिस तरह से अमेरिकन इंटेलिजेंस और नेटो रिपोर्ट की भी इसके ऊपर थी कि 6 से 9 महीने में तालिबान टेक ओवर कर लेंगे अफगानिस्तान को, लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर ये बड़ी तेज़ी से उनकी मूवमेंट है। और ये तो सारे तस्लीम करते हैं एटलीस्ट कि 50% अफगानिस्तान के जो अजला हैं वो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में हैं। हालांकि तालिबान का क्लेम है 90%, और बाज़ के ऊपर जो है वो शिद्दत से लड़ाई भी जारी है जी। दूसरी तरफ ये कि जो इम्पोर्टेंट बॉर्डर्स थे वहाँ पे भी तालिबान की मौजूदगी है, और गवर्नमेंट का बयान, काबुल गवर्नमेंट का ये है कि नहीं जी सारे बॉर्डर्स के ऊपर नहीं है, तो उनका बयान खुद ये बताता है कि कुछ बॉर्डर्स पे तालिबान का कंट्रोल है। और इससे जो हमें एक चीज़ नज़र आती है, जो मेरी अपनी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है, वो तो ये है कि इस वक्त चाहे वो अमेरिका हो या काबुल की गवर्नमेंट हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, तो वहाँ पे आपको बहुत शीर फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है। सही। और उसका सबूत ये है कि ये जो हमादुल्लाह मुहिब का जो बयान है पाकिस्तान के खिलाफ, जो इंतहाई बुरी ज़बान इस्तेमाल की, जो कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जिससे पाकिस्तान ने मिलने से इनकार किया, और उसके बाद उनके अमर साले जो नायब सदर हैं अफगानिस्तान की, जो जिस तरह की उनकी ट्वीट्स आ रही हैं और जिस तरह के गलत बयानात के पाकिस्तान ने तालिबान पर बमबारी से रोका, या फिर आज के दिन के पाकिस्तान की जो लंदन के अंदर जो हमारा कौंसलेट थाना है उसमें अफगान शहरियों की बदतमीजी और मुजाहरा, और उस पर लंदन की पुलिस का एक ठंडा बिहेवियर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और फिर इंडियन जो इस वक्त जो प्रोपेगंडा है, और स्पेशली जो काबिल की जो एम्बेसडर थे उनकी बेटी की जो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट के ऊपर जिस तरह का उसको ड्रामा बनाने की कोशिश की गई, ये सारी चीज़ें, और जो मीडिया के ऊपर जो एक ट्रेंड कायम करने की कोशिश की गई, ये बता रहा है कि बेसिकली फ्रस्ट्रेशन है। और फ्रस्ट्रेशन क्यों है? बिकॉज उनकी जो गेम प्लान है वो बुरी तरह से नाकाम हुआ है। और मैं
آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں جس طرح کا وہ پریشر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں وہ مزید ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب اگر صورتحال یہی رہی 31 اگست کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے خاص طور پر ان ممالک کے لیے جو افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں جو کہ اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے، خاص طور پر طالبان کی حکومت کے لیے تیار نہیں تھے جو؟ دیکھیں جی، جو ریجنل کنٹریز ہیں نا ان سب کے لیے، چاہے وہ پاکستان ہے، ایران ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، چائنا اور رشیا بھی اس کے اندر آپ لے لیں، اور براہ راست خود امریکہ، غیر براہ راست طریقے سے تو خود امریکہ اور انڈیا، یہ سارے اس سے افیکٹ ہوں گے افغانستان کی سچویشن سے. اور میرا خیال ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور افغانستان کی جو کابل کی حکومت کا جو آپ کو بیہیویئر نظر آتا ہے، یہ ان کی اوور ویلمنگ ڈپینڈنسی بھی آپ کو نظر آتی ہے. تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ پہلے برٹش امپائر کو انہوں نے دعوت دی ان کے بادشاہ نے، جی اور ان کی فارن پالیسی برٹش امپائر چلایا کرتی تھی. پھر سوویت یونین کو آپ کو پتا ہے کس طرح سے بلایا گیا، اور پھر ان سے جان چھڑانے کے لیے پاکستان کی مدد لی گئی، اور اب امریکنز کے پیچھے جس طرح سے وہ ڈپینڈنسی ہے، تو یہ ان کا بیہیویئر ہے. البتہ ایک کنسنسس جو ریجنل کنٹریز کے اندر ہے وہ اس میں دو بنیادی چیزیں. ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جو امریکہ کے جانے سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے، اس سے وہ چاہ رہے ہیں کہ پیسفل طریقے سے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے ذریعے سے اس خلا کو پر کیا جائے. صحیح. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایران کی کاوشیں، رشیا کی کاوشیں، اور ابھی ازبکستان کے اندر سمٹ اور پاکستان کی بھی کوششیں، یہ ساری اس چیز کی. اب اس چیز کو جو خراب کر رہی ہے، بیسیکلی خراب کرنے کی جو کاوشیں ہیں، وہ ہمیں انڈین اور کابل گورنمنٹ کی امیچورٹی نظر آتی ہے. بالکل. مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کی بھی ریئلائزیشن ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے ٹورڈز پاکستان، ایبسولوٹلی ناٹ سننے کے بعد ان کا ماڈریٹ بیہیویئر ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ریپوزیشننگ بھی کر رہے ہیں اپنے فلیٹس کی اس وقت عربین سی کے اندر، یعنی اوور ہورائزن اسٹریٹجی کو وہ لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں. اگر طالبان فار انسٹنس کابل پہ قابض ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ افغانستان کے اوپر، طالبان کے اوپر اٹیک کریں گے، ایریل اٹیک جسے آپ کہتے ہیں، صحیح. جس طرح کلنٹن ایڈمنسٹریشن کے دور میں ہوئی. اچھا. البتہ جو ریجنل کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان، ایک کنسنسس ہے کہ پاور شیئرنگ بیسڈ حکومت ہو جس میں ریپرزنٹیشن ہو سارے سیکشن سوسائٹی، افغانستان کی سوسائٹی کی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، افغانستان کی سچویشن جس طرح سے پریویل کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، طالبان نے بھی اپنے مطالبات سامنے رکھ دیے ہیں، افغان فورسز بھی کچھ ریٹیلیٹ کر رہی ہیں. مجموعی طور پر پاکستان خطے کا اہم ملک، پاکستان کا افغانستان کے حوالے سے جو کردار رہا ہے، پوری دنیا اس کا اعتراف بھی کر رہی ہے اور پاکستان کے کردار کو تسلیم بھی کر رہی ہے. لیکن جو پروپیگنڈا بھارت کی جانب سے یا کابل حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس کے جواب میں پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں، مزید اقدامات پاکستان کو کیا کرنے چاہیے، کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ سجیشن سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جس طرح میں نے کہا کہ شیر فرسٹیشن ہے اور اس کی ایک وجہ اوور ویلمنگ ڈپینڈنسی ہے. اور پھر میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ جو حماد اللہ صاحب ہیں یا عمر صالح ہیں نا، ان کو اپنا فیٹ سمجھ میں آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، وہی ترقی والا اور نجیب والا ان کو فیٹ ان کو نظر آ رہا ہے. اور یہ فرسٹیشن ہے، اور یہ جو پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، وہ پریشر یہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ یا تو ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جو نیگوسیشن کریں طالبان، ان کا خیال یہ کہ پاکستان کا بہت زیادہ لیوریج ہے طالبان کے اوپر، یا پھر جو ہے کم از کم ان کو سیف پیسیج مل جائے. چونکہ ان کی جو اب اس وقت جو عملداری ہے وہ کابل کے صدارتی محل سے باہر آپ کو نظر نہیں آتی. عید کے اوپر جو ویڈیو جاری ہوئی جس میں جی عید جی نماز کے اوپر جو میزائل فائر ہو رہے ہیں وہ بالکل کلیئر ہے. بالکل. اسی وجہ سے آپ کو یہ نیو امپیریل انسٹرومنٹس پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے نظر آتے ہیں، چاہے وہ فیٹف ہو. سائبر اٹیک اب کھل کے سامنے آ گیا انڈین بیان سے کہ اس میں کس طرح سے اسرائیل جو انہوں نے یہ جو پیگاسس جو ٹیکنالوجی ہے وہ لے کر استعمال کی ہے. اس کے بعد آپ کو ایک میڈیا وارفیئر نظر آتی ہے جس کو 5th جنریشن وارفیئر ہم کہتے ہیں. اور اس کا پرپز یہ ہے کہ کابل جو ہے وہ بیسیکلی اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ وہ چاہتا ہے. اب اس میں طالبان جو ہیں اگر ان کو یہ زبردستی بو ڈاؤن کریں گے تو مجھے لگتا ہے کسی کو آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو وہ زیادہ ریٹیلیٹ کرتا ہے. بالکل. اور پاکستان کا رپلائی بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان چاہتا ہے افغانستان اونڈ، افغانستان لیڈ گورنمنٹ آئے. اور اسی وجہ سے پاکستان نے ویلکم کیا ایرانین نیگوسیشن کو جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، رشینز کے اندر جو طالبان کا وفد کیا یا ازبکستان کا سمٹ. اب پاکستان کو مزید یہ کرنا چاہیے میرے خیال میں
जो पाकिस्तान का जो पर्पस है रीजनल कनेक्टिविटी का, जी उसके हवाले से पहली चीज तो ये कि जिस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग हमारे यहाँ हो रही है तो मजीद हमें तेज करना चाहिए। सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में जहाँ पे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट करें। दूसरा जो ये हमने रिपोर्ट्स तैयार की हैं, चाहे वो अफगानिस्तान सफीर की लड़की की गुमशुदगी का मसला उसकी रिपोर्ट हो, या लाहौर के जो इस वक्त इंडियन जो इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर हमें नजर आती है, वो हमें रिपोर्ट हम अपने जो पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक के डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ शेयर करें, इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं उधर भी हम शेयर करें, सही। ताकि हमारा पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव जो है वो जाए। और उसके साथ साथ हमें जो हमारे रीजनल कंट्रीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको साथ लेते हुए इंडिया के ऊपर प्रेशर डेवलप किया जाए और इंडिया को बताया जाए कि अगर फॉर इंस्टेंस कल को अफगानिस्तान में इनस्टेबिलिटी होती है और पाकिस्तान मुतासर होता है तो क्या इंडिया पाकिस्तान मुतासर अगर होता है तो क्या इंडिया उससे बच पाएगा, क्योंकि बॉर्डर तो एक दूसरे के साथ शेयर्ड हैं बॉर्डर। तो मेरा ख्याल ये है, और खुद अमेरिका क्या बच पाएगा जिस टेररिज्म की वजह से वो यहाँ पे आया है, जहाँ पे दाइश की मौजूदगी है, टीटीपी की मौजूदगी है, अलकायदा दोबारा सर उठा सकती है, तो उस सूरत में क्या अमेरिका खुद महफूज रह पाएगा? और यहाँ पे हमें नजर आता है कि अमेरिकन जो है ना डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ बिल्कुल रिपोर्ट हामिद करजई की हो या उसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये साबित होता है कि अमेरिकन ने दाइश को वहां पे एस्टेब्लिश करवाया है, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो खुद नाउ अमेरिकन जो है डबल गेम खेल रहे हैं। इसको मेरे ख्याल में दुनिया में हमें आश्कार करने की बिल्कुल आपने डॉक्टर साहब बचा फरमाया कि ये तमाम तर जो इकदामात हैं पीस प्रोसेस को लेकर अफगानिस्तान में, ये पाकिस्तान को करने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत पहले से ही ये मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि अफगानिस्तान का जो मसले का हल है वो मुज़ाकरात में है, दोनों फरीकैन ने मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना है। लेकिन पाकिस्तान की इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमने देखा कि मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान की काविशों को अफगान हुकूमत की जानिब से, या फिर अभी जिसका रिसेंटली अभी जो बयानात आ रहे हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, अभी जिक्र भी किया कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अहमदुल्लाह मोहिब का, इन बयानात को लेकर आप क्या समझते हैं कि अफगान हुकूमत की कितनी जिम्मेदारी है और पाकिस्तान की काविशों को तस्लीम क्यों नहीं किया जाता? हर बार पाकिस्तान से ही क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान मजीद कुछ करे? क्या आप समझते हैं कि अब मौजूदा सूरत हाल में भी पाकिस्तान मजीद कुछ कर सकता है पीस प्रोसेस के लिए? मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कट चीज़ों को बड़ा वाज़े अंदाज से किया है, जहाँ बेसिस की बात हो या एरियल स्पेस के यूज़ की बात हो, जहाँ पे हमने ना कर दिया है। और उसके साथ साथ अगर हमने, हो सकता है माजी में कोई, अगर मुस्तकबिल में अगर कोई हम हाँ भी करें तो कंडीशनल हो, फॉर इंस्टेंस जैसे मिसाल के तौर पे दाइश पे भी आप अटैक करेंगे और टीटीपी के ऊपर भी अटैक होंगे, इस तरह के। मेरा ख्याल है ये जो पावर और नॉलेज का जो रिलेशनशिप है ना जी, पावर इटसेल्फ जो है ना वो अटैच नहीं होती किसी इंडिविजुअल के साथ या किसी कंट्री के साथ। पावर हमेशा डिस्कोर्स के साथ होती है, और यहाँ पे जो कंट्रोल करता है डिस्कोर्स को वही कंट्रोल करता है सोसाइटी को, इंटरनेशनल सोसाइटी को। और यहाँ पे चूंकि लोगों का डायरेक्ट रियलिटी के साथ अटैचमेंट नहीं होती, लिहाजा जो कंस्ट्रक्टेड रियलिटी होती है इंटरप्रिटेशन के जरिए, वो लोग उसको सच समझते हैं। तो अमेरिका ने जिस वक्त अटैक किया अफगानिस्तान पर, तो उसने भी एक रियलिटी कंस्ट्रक्ट की थी, नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया था अबाउट तालिबान एंड वॉर एंड टेरर, और वो चूंकि सच नहीं था, और उसका सबूत ये है कि अमेरिका के कुछ और इरादे थे, यानी जो मटीरियलिस्टिक जो इंटरेस्ट थे अमेरिका के वो थे, और उसने आंख रखनी थी ईरान के ऊपर, चाइना के ऊपर, रीजन के ऊपर, एशिया और मिडिल ईस्ट के ऊपर। उसने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, और फिर वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तबाही वहाँ पे हमें नजर आई। अब चूंकि अमेरिकन तंग आ गए 20 साल की जंग लड़ते लड़ते, और उन्हीं तालिबान के साथ दोबारा उन्होंने नेगोशिएशन किया और रिकॉग्नाइज किया कि तालिबान जो है मेन एक्टर हैं इस वक्त पॉलिटिकल सिनारियो में। अब दोबारा इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो, काबुल हुकूमत की तरफ से हो, अमेरिका की तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान मुखालिफ हो या तालिबान मुखालिफ हो, सही, मेरा ख्याल है एक दफा फिर ये नाकामी की तरफ जाएगा और फ्रस्ट्रेशन है। आप समझे ना, हमें उनकी अगर अपने आप को शू में डालकर हम सोचें कि वक्त की सुपर पावर बेहतरीन मशीनरी वो नाकाम होती है अफगानिस्तान में, इंडियन इतनी 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नाकाम होती है, और ये जो CIA के जो एजेंट हमारे पास गनी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, और फिर ये हमादुल्लाह साहब जो कि रॉ के एजेंट हैं, या ये आपका जो एडवाइजर हैं इस वक्त, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो इस तरह की जो बातें करें हमादुल्लाह साहब, ये रॉ के जो एजेंट हैं,
ये इनकी सारी इन्वेस्टमेंट डूबती भी आपको नजर आ रही है। सही। लिहाजा ये वो फ्रस्ट्रेशन है जिसमें इस तरह के बयानात ये दे वो रहे हैं। लिहाजा मायूसी है। बहुत शुक्रिया, Exactly. बेहद शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर, और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी तफसीली उन्होंने बात की और अपना तज्ज़िया पेश किया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इससे हमसाया ममालिक भी परेशान है, पाकिस्तान को भी तशवीश का सामना है और पाकिस्तान तशवीश का इज़हार कर भी रहा है। और लेकिन साथ साथ ये भी कह रहा है पाकिस्तान कि अफगानिस्तान में हम अमन के हिस्सेदार हैं, हम किसी और की लड़ाई के हिस्सा नहीं बन सकते। और साथ साथ पाकिस्तान अपना ये मौक़िफ़ भी वाज़ेह कर रहा है पूरी दुनिया पर, और ख़ासतौर पर एक मैसेज भी हम कह सकते हैं रिजवान कि अफगानिस्तान हुकूमत के लिए भी है, अफगान तालिबान के लिए भी है, कि क्योंकि अफगानिस्तान के मसले का हल इन दोनों फरीकैन ने मिल बैठ कर निकालना है। जब तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इस मसले का हल नहीं निकालेंगे, तो खित्ते की सूरत हाल को मज़ीद ख़तरा लाहिक हो और सकता समीना, है। वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और ख़ित्ते का सबसे बड़ा प्रॉब्लम गुर्बत है। यहाँ पर गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले लोग हैं, उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर करना है, उन्हें गुर्बत से निकालना है, रोज़गार फ्राहम करना है, ख़ित्ते की डेवलपमेंट है। और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ इस खित्ते में मौजूद हैं, शायद इसी वजह से इस खित्ते में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी रहा, जो वॉर का मैदान बनाकर इस्तेमाल किया जाता रहा अफ़गानिस्तान को, और इसमें आलमी क़ुव्वतें एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार रहीं और नुकसान हमेशा अफ़गानिस्तान का होता रहा। और उसका जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान पर भी आया, और हमने देखा पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 80,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान ने 150 अरब से ज़्यादा का मुआशी, इक़्तिसादी, माली नुकसान भी बर्दाश्त किया। और ये वॉर थी जो पाकिस्तान ने अकेले लड़ी, और पाकिस्तान ने न सिर्फ इसमें कामयाबी हासिल की बल्कि दुनिया को बताया कि हमने कितनी बड़ी जंग में कामयाबी हासिल की है। तो दूसरी जानिब भारत है जो कि अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा, और जिस फ्रस्ट्रेशन का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, और उसी का शिकार है भारत। कभी इंडिया में काले कवानीन का निफाज हो जाता है, वहाँ पर लोगों का इस्तेहसाल किया जाता है, कभी किसानों के ख़िलाफ़ और कभी अक़लियतों के ख़िलाफ़, और अब एक दफ़ा फिर जो इस्तेमाल किया गया सॉफ्टवेयर, उसके बाद ख़बर सामने आ रही है समीना कि जिस तरह से भारत ने अपने सहाफ़ियों की, सियासतदानों की, अपोजिशन रहनुमाओं की और हुर्रियत रहनुमाओं की जासूसी की थी, अब बाकायदा तौर पर हुकूमती मशीनरी अपने मीडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रही है मोदी हुकूमत। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जो मीडिया ग्रुप है, दैनिक भास्कर और टेलीविज़न चैनल भास्कर भारत समाचार के दफातर पर रेड की है, और इनकम टैक्स की जानिब से ही रेड की गई है। तो ये तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि मोदी हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। बिल्कुल जी, और ये भी कहा जाता है कि मोदी हुकूमत इस तरह के इकदाम इसलिए भी करती है कि उनका मीडिया सिर्फ वही झूठ और वही गलत बातें आवाम को बताए जो कि मोदी हुकूमत चाहती है। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके मीडिया को प्रेशर में लाने की कोशिश की जाती है, और एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के हथकंडों को मोदी हुकूमत की जानिब से। तो अब तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। अभी ये जो हालिया इसराइली स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत की जानिब से, पेगासस, इसको लेकर भी अपोजिशन अरकान की जानिब से भी ट्वीट्स किए गए, इस पर तनकीद की गई और रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया कि मोदी एक जासूस की हैसियत इख्तियार कर चुका है, पूरे भारत को एक जासूस मुल्क बनाकर रख दिया है। इस पर इन रिपोर्ट्स पर भी लोग काफ़ी परेशान हैं, और ये भी कहा जा रहा है मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स की जानिब से कि कोरोना के हवाले से भी जो झूठ बोला गया मोदी हुकूमत की जानिब से, 47 से 50 लाख के करीब इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि भारत में इतने सारे लोग जो हैं वो कोरोना के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन मोदी सरकार इन आदादो शुमार को भी छुपाने में मसरूफ रही, और इन आदादो शुमार को सिर्फ 4 लाख ही बताया जाता रहा। तो ये है सूरत हाल इस वक्त और इसमें समीना भारत की। जो रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से, उसमें बाकायदा तौर पर जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन रही, सिर्फ मई के महीने में ये बताया गया कि कोरोना की वजह से तकरीबन 1.5 लाख अमवात एक महीने में हुई। क्योंकि हम भी रिपोर्ट करते रहे यहाँ से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से पूरी दुनिया की सूरत हाल कोरोना की। भारत से जो खबरें आ रही थी डेल्टा वेरिएंट की वजह से, जिस तरह से तकरीबन रोज़ाना 5,000 साढ़े 5,000 अमवात हो रही थी, और लगातार कितने अरसे तक ये वेव कंटिन्यू रही भारत में, जिसके बाद जो शमशान घाट है वहाँ पर आखिरी रसूमात अदा करने के लिए जगह दस्तयाब नहीं थी, फिर कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी। तो ये मामला भारत में रहे। 1.5 लाख लोग अगर एक महीने में उनकी अमवात हुई है कोरोना की वजह से, तो फिर क्या मामला रहे होंगे गुज़िश्ता 1.5 बरस के दौरान कोरोना वबा की वजह से। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने। बहुत शुक्रिया हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे न्यूज़ शो के लिए। हम बात कर रहे हैं भारत की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, भारत में जो बेचैनी और इंतशार पाया जा रहा है,
खास तौर पर जो भी ताज़ा खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस के से हलाकतों की तादाद को मोदी सरकार ने छुपाया और जिन मीडिया ग्रुप्स ने इन आदाद-ओ-शुमार को सही करके लोगों को बताया, तो उनके खिलाफ अब मुख्तलिफ तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस ज़हनियत को लेकर? दफा नहीं है कि जो मौजूदा सरकार है इंडिया में, उन्होंने इस किस्म के ब्लंडर्स किए हैं। कोरोना के लिहाज से तो बहुत बड़ा उन्होंने एक जुआ खेला कि उन्होंने इस तरीके से ये मामलात किए और उससे ये हुआ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि कोरोना ने तबाही मचाई। फिर वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट्स भी आ गए। लाजमात है जितना ज़्यादा एक वायरस को मौका मिलेगा वहाँ फैलने का, उतना ज़्यादा वो अपनी शक्ल भी बदलेगा। तो हम देखते हैं कि ये तबाही हुई और पूरी दुनिया, ख़ास तौर से WHO को जो है अंधेरे में रखा गया। और ये कोई नई बात भी नहीं है आपके और मेरे लिए, हम तो इस जगह के डसे हुए बहुत पुराने हैं। लेकिन ये जो मगरबी मीडिया है और मगरबी लोग हैं, ये बेचारे इस किस्म की जहनियत को समझने में अभी भी इनको बहुत कुछ वक्त चाहिए, अभी भी इन लोगों को और ज़्यादा समझना है। उसकी वजह यह है कि कश्मीर के लिहाज से जितनी भी रिपोर्टिंग यहाँ से आप लोग करते रहे या हम जो इनको तबसरे पेश करते रहे, इन्होंने नहीं माने और हमने देखा कि हिंदुस्तान ने वहाँ पर हट नरमी की। हमने देखा कि हिंदुस्तान ने किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक मीडिया कैंपेन शुरू की हुई थी और भरपूर तरीके से जो यूरोपियंस और अमेरिकन हैं उनको मुतासिर करते रहे गलत प्रोपेगेंडा पर। हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से इन्होंने अभी पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है उनके बगिंग डिवाइसेस लगाए और वो के ख़ास किस्म का जो सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए इसराइली इन्होंने पाकिस्तानी जो वो हैं जो टॉप नॉच लीडरशिप है उनके जो जासूसी उनके लिए की और ये तमाम चीज़ें वो की जो कि बैनुल अक़वामी कानून के बिल्कुल बरखिलाफ हैं। तो ये तमाम कुछ देखते हुए मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान आग से खेल रहा है। काश कि उनको इस चीज़ का एहसास हो जाए कि कोरोना जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी के साथ भी रहम नहीं करता है। ये बिल्कुल दुरुस्त तरीके से रिपोर्टिंग कर लेते तो आज ये लोग इतने बुरे हालात में ना होते। और फिर वही वेरिएंट जो है, खास तौर से ये जो डेल्टा वेरिएंट आया है, वो फिर पाकिस्तान में भी इस वक्त हमें नजर आ रहा है और सारी दुनिया को बहुत ज्यादा मुतासिर कर रहा है। तो इस तरह के हालात देखकर तो यही से अंदाजा होता है कि ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रियासत है जिसने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया हुआ है और सारी दुनिया की सेहतों से ये खेल रहा है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, पेगासस का जो इस्तेमाल किया भारत ने, इजरायली सॉफ्टवेयर का, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि ये एक ट्रीटी भी है, दुनिया में अंडरस्टैंडिंग भी है कि प्राइवेसी, किसी का फ़ोन हैक करना या किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना, वो भी जासूसी के तरीके से, तो ये तो वॉर क्राइम है, एक साइबर अटैक तस्वुर किया जाता है। और आज मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने भी इस हवाले से कहा है कि ये पाकिस्तान पर साइबर हमला ही किया है भारत ने। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान इसका जवाब कैसे दे सकता है? देखिए, ये जो आपने अभी बात की है, बिल्कुल यही चीज़ किसी ज़माने में हिटलर ने वो तमाम यूरोपियन ममालिक के खिलाफ किया था और उस ज़माने में तो उन्होंने बगिंग डिवाइसेस लगाए थे। लेकिन इस दफ़ा जो है आपको मालूम है कि ये जो साइबर अटैक है वो बिल्कुल इसी तरीके से ही किया जाता है। तो ये बिल्कुल वॉर क्राइम्स के ज़िम्मे में आता है। पाकिस्तान इसको जब भी बैनुल अक़वामी अदालत में इस मसले को उठाएगा या बैनुल अक़वामी बिरादरी में, तो पाकिस्तान को उसकी भरपूर सपोर्ट मिलेगी। और वजह यही है कि ऐसा कहीं पर भी देखने में नहीं आया है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि कई ऐसे ममालिक की जो इंतजामिया थी और हुकूमतें थी वो हिल गई हैं ऐसे इस किस्म के हथकंडों से, और वो टूटी भी हैं हुकूमतें। तो ये पाकिस्तान जब भी उठाएगा, पाकिस्तान एक इंतहाई आला अखलाकी पोजीशन में है। हमें चाहिए कि इस चीज़ को अब उठाएं, क्योंकि इन्होंने पहले भी बहुत इस किस्म की हरकतें की हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपके और मेरे लिए कि इन्होंने जो इस किस्म का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है, बल्कि हमने तो सॉफ्टवेयर तो भले ही छोड़े, हम तो इन इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक हमें अफरादियत के लिहाज से भी हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। और उनमें एक जो कुलभूषण यादव का जो केस है वो तो जीता जागता मुंह बोलता एक सबूत भी है। तो ये तमाम चीजें देखते हुए मेरा तो ये ख्याल है कि ये बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना, थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा, एक रियासत के तौर पर हिंदुस्तान उभर कर सामने आ रहा है, जो कि बड़ी बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत ये हरकतें कर रही है। हमें इससे पहले
2014 के से पहले कभी भी हमें इस तरह से सुनने को नहीं मिला था। हिंदुस्तान की रियासत ने वो दुश्मनाना कार्रवाइयां की थी, लेकिन इस किस्म के ओछे हथकंडे जो हैं वो कभी नहीं इस्तेमाल हुए थे। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि जैसे भी आपने कहा कि पाकिस्तान को अब इसको आलमी बिरादरी के सामने इस मुद्दे को भरपूर अंदाज में उठाना चाहिए। पाकिस्तान तो इससे पहले भी तमाम तर सबूत जो है वो दुनिया के सामने रखता रहा है। डोसियर की सूरत में कुलभूषण का जिक्र आपने भी किया, इंडियन क्रॉनिकल्स, डिसइंफो लैब, क्या क्या भारत की साजिशें पाकिस्तान ने बेनकाब नहीं की। अब ये पेगासस को लेकर भी पाकिस्तान भरपूर अपनी लॉबिंग करेगा, लेकिन आलमी दुनिया की तरफ से जो सेन वॉइसेस हैं, जो कुछ कर सकते हैं इस मामले में, उनकी जानिब से वैसा किरदार अदा नहीं किया जाता। तो क्या किया जाना चाहिए इस मुजरिमाना खामोशी को लेकर? देखिए, एक चीज तो ज़हन में रखिएगा कि सारी दुनिया में मामलात और ताल्लुकात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक हिंदुस्तान की कोई ना कोई कहीं पर कोई जरूरत किसी दूसरे मुल्क के साथ फंसी रहेगी, लाजमात है ये तमाम चीजें वो मुल्क कोशिश करेगा कि उसे ब्रश असाइड करे, थोड़ा साइड पर कर दे। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि ये तमाम चीजें जब हम रिपोर्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल हम कहीं मतलब किसी कुएं में फेंक देते हैं, या कोई इतने ज्यादा गूंगे बहरे लोग हैं जो कि फिर उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड रहती हैं। जो ही उस मुल्क से वो मामलात ताल्लुकात जरा भी उसकी सुई हटती है, वहीं पर ये तमाम जो है फिर एक भांडा फूटता है और वो मुल्क फिर अगले पिछले तमाम जो कसरें हैं उसने पूरी करनी होती हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा कि हमें हर सूरत में इसको रिपोर्ट करना है, हमने हर सूरत में इसको अखलाकी लिहाज से उठाना है। ये इस वक्त जिस चंद इक्तिसादी वजूहात की बिना पर चंद मुल्क जो हैं वो अपने आप को एक अखलाकी गिरावट का शिकार करवा रहे हैं कि वो हिंदुस्तान से ताल्लुक इसलिए नहीं तोड़ना चाहते क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए वहां से, ये ज़हन में रखिएगा ये वक्ती तौर पे है। जब भी हक की जो है वो हमेशा जीतेगा, और हम जो कुछ भी हिंदुस्तान की ये जो ओछे हथकंडे उसने इस्तेमाल किए हैं हम इससे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि यही केसेस होंगे जो उठाए जाएंगे और हिंदुस्तान अपने आप को एक बंद गली में पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से बात की। और भारत ने जिस तरह से पेगासस की वजह से पाकिस्तान की सर्वेलेंस करने की कोशिश की, पाकिस्तान की नामवर शख्सियात खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के टेलीफोन को हैक करके उनके मोबाइल की जासूसी करने की कोशिश की, इसके साथ साथ पूरी दुनिया से 10 ममालिक रिपोर्ट किए गए। इस मामले पर आप बात करें तो साथ साथ भारत में अब मीडिया के साथ जो सलूक कर रही है मोदी हुकूमत, कुछ इस पर बात कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे आज के अहम दिन के हवाले से। आज 24 जुलाई है और समीना 24 जुलाई को कुदरतुल्लाह शहाब साहब की बरसी मनाई जाती है। बिल्कुल जी, 35वीं बरसी आज मनाई जा रही है। नामवर अदीब कुदरतुल्लाह शहाब जिनकी 35वीं बरसी मनाई जा रही है। कुदरतुल्लाह शहाब ने गिलगित में आंकोली गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदबियात में उन्होंने MA किया और उसके बाद वो सिविल सर्विस में आ गए और क़याम पाकिस्तान के बाद वो मुख्तलिफ अहम इंतज़ामी ओहदों पर खिदमात अंजाम देते रहे। कुदरतुल्लाह शहाब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से भी वाबस्ता रहे हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान राइटर गिल्ड की तश्कील उनका एक अहम कारनामा है। साथ ही साथ अगर कुदरतुल्लाह शहाब का जिक्र हो और शहाब नामा जो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख रहे हैं इसका जिक्र ना हो तो ये पूरी की पूरी कहानी इनकम्प्लीट रहेगी। इसके साथ साथ ये उनकी सवाने हयात है जिसमें उन्होंने अपने बचपन, अपने जवानी, तालीम, फिर उसके बाद जो सिविल सर्विस ज्वाइन की, क़याम पाकिस्तान के बाद जो मुश्किलात रहीं इसका भी उन्होंने अपने इस सवाने हयात में जिक्र किया है। दीगर तसानीफ़ में सुर्ख फीता, या खुदा और माजी ऐसी हैं जो पढ़ने वालों में काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुई। कुदरतुल्लाह शहाब इस्लामाबाद में उनकी वफ़ात हुई 24 जुलाई 1986 को और इस्लामाबाद में ही उनकी आखिरी आरामगाह भी है। अदब के इस चमकते हुए सितारे को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा क़ायद-ए-आज़म और सितारा पाकिस्तान से नवाजा गया। अदब के लिए जो उनकी खिदमात हैं, नए हों या पुराने, जितने भी लिखारी हैं, जितने भी अदब से वाबस्ता लोग हैं, उनके लिए कुदरतुल्लाह शहाब एक मिसाली हैसियत, मिसाली शख्सियत हैं।